नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज के इस वीडियो में हम इनसे एनसीईआरटी में जितना भी टॉपिक दिया गया है उन सभी को करने वाले हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो आप तभी समझ सकते हैं जब आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और हम जो भी चीज़ बोलेंगे आपको नोट करने के लिए उसको अलग से रफ वाले कॉपी में नोट कर लेना है और जहाँ पे नोट्स बनाते हो और एक बगल से प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है। तो आइए सबसे पहले रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का रोड मैप देखते हैं, जिसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले टॉपिक का नाम है, हेडलाइन भी दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला चीज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। दूसरी बात है रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। फिर रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, यानी रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं उसका नियम जानेंगे। अगली बात है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अगली बात है संतुलित समीकरण कैसे करें। ये बच्चों VVI है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन कक्षा 10 में वार्षिक परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सीखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं इसको समझाने का कोशिश करेंगे तो 20 मिनट से ज़्यादा लेंथी हो सकता है, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे अगले वीडियो में संतुलित करने के लिए सिखाएंगे। तो इसको इस वीडियो में से स्किप करते हैं, अगले वीडियो में इसको सिर्फ और सिर्फ संतुलित करना ही सीखेंगे। अगली बात है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और इसका मेन चीज है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो इससे परिभाषा पूछे जाते हैं। इन्हीं में से किसी का परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो आइए कौन कौन सा परिभाषा है देखिए। पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। पांचवा है अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह का मेन चीज अभिक्रिया को पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ भी अभिक्रिया होता है, जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। तो इन सभी के बारे में धीरे धीरे हमको पढ़ना है। और एनसीईआरटी में मात्र इतना ही चीज दिया गया है, तो इसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो अभिक्रिया है फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं और डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। बस आपको पूरा वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें से पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसको पहले ध्यान से समझो। बोर्ड पे क्या लिखा है उसको मत देखो, मेरी बातों को सुनो। तुम कभी घर में मम्मी को देखा होगा कि दही बनाते हुए, देखा है क्या। तो क्या करता है, दूध है तो दूध को पहले गर्म करता है, नहीं तो दूध को पहले गर्म करेगा, उसके बाद उसमें दही मिला देता है, नहीं उसके बाद उसको रख देता है और उसके बाद क्या बन जाता है, वो दूध दही बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उस दूध यानी दूध में क्या डालें, दही डालें। उसके बाद वो क्या हो गया, अभिक्रिया किया, वो दोनों आप दूध दही से क्या कर लिया, अभिक्रिया। और जब दोनों मिला गए तो क्या बन गया, दही बन गया, यानी दूध से दही बन गया। तो क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे चावल बनाता होगा घर में, तो चावल को क्या करते हैं, पहले कच्चे चावल को क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं। तो चावल फिर किस में बन गया, भात बन गया, नहीं तो वो भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। अब दूसरी बात और एग्जाम्पल ले लो, लोहा। लोहे को जब तुम खुले में छोड़ देते हो बरसात सब के समय में, उसमें जंग लग जाता है, कि नहीं लग जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अभिक्रिया हुआ। इससे तो वायु से जल से अभिक्रिया करके वो क्या हो गया, जंग लग गया उसमें। तो ये सब क्या आ गया, रासायनिक। अब दूसरी एक और चीज, कागज ले लो। कागज को तुम जलाओ, जब कागज को तुम जलाओगे तो वो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा।
तो राख, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभिक्रिया कार्बन इससे दहन करके यानी ऑक्सीजन के साथ। कैसे, तो ऑक्सीजन जब भी आग जलेगा तो किसके उपस्थिति में जलेगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। इसके कारण वहां पे क्या हो गया, राख बन गया। अब उस राख को क्या फिर दोबारा कागज में ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। यानी हम कुछ चीज देखते हैं कि मान जब भी कोई पदार्थ में अभिक्रिया करवाते हैं तो नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। जैसे दूध और दही, तो दूध का गुण अलग था और दही का गुण अलग था, तो अब दोनों अलग अलग था, दोनों के बीच क्या हो गया, अभिक्रिया हुआ। जैसे क्या लिखे हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, क्या, आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ बनाता है। दूध का स्वाद अलग, दही का स्वाद अलग होता है, तो नए गुण का बन गया, तो नए गुण वाले पदार्थ बनता है। तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं H2। H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या है ये, हाइड्रोजन है। H2 क्या होता है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का सूत्र होता है। अगर तुम नहीं जानते हो हाइड्रोजन तो कॉपी में नोट पर लिखो और लिखो H2 मतलब हाइड्रोजन होता है। दूसरी बात O2, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का सूत्र होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीजन। कॉपी में लिखो ऑक्सीजन O2। उसके बाद क्या बनाता है, H2O बनाता है। जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके H2O बनाता है। और ये H2O किसका सूत्र है, जल का। तुम सही समझे, जल का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है। तो अगर तुम नहीं जानते तो कॉपी में लिखो, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, और इसको पढ़ना है बार बार, ठीक है। अब देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले जो पदार्थ बनाते हैं उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। एक चीज ध्यान में रखना, जिसके नीचे 2 लिखा रहे, देखो यहाँ पे 2 लिखा है, H2, O2, CO2, जिसके नीचे 2 लिखा रहे वो हमेशा गैस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन यह क्या है, गैस अवस्था में। ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैसीय अवस्था में। जल्दी बताओ, हाइड्रोजन किस अवस्था में है, तो गैस अवस्था में। ऑक्सीजन किस अवस्था में है, तो ऑक्सीजन अवस्था में पाया जाता है। लेकिन क्या बना दिया, जल। तो जल क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्या, दो गैस को आपस में मिलाएं तो क्या बन गया, द्रव बन गया। तो नए गुण वाले पदार्थ बना के नहीं बना, हाँ बन गया सर। तो इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब एक बात और ध्यान से सुनो, अब देखो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो क्रिया में भाग लेता है, क्या बोल रहे हैं, जो क्रिया में भाग ले रहा है, इसमें कौन सा भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद जो नया उत्पाद, नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझो, मान लो इधर कोई भी अभिक्रिया करके C बना दिया और A भी, तीर के इस तरफ जो भी होगा उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तीर के उस पार जो होगा उसको बोलते हैं उत्पाद। इसी को बोलते हैं प्रतिकारक और इसी को बोलते हैं प्रतिफल। इतना तो याद रह गया ना, तीर के उस तरफ जो भी रहेगा वो हो गया प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, और इस तरफ जो भी जितना भी चीज दिया रहेगा वो सब क्या है, अभिकारक है। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनते हैं उसी को उत्पाद कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद। हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र O2, जल का सूत्र जल्दी बताओ, H2O होता है। तो चलो अब आएंगे अगले टॉपिक पर, रासायनिक समीकरण को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ चुके होंगे, तो अब रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। देखो परिभाषा क्या कहता है,
कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ को, अब जो बनता है पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। तो संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, यानी जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, दोनों को किससे दर्शाते हैं? सूत्रों से दर्शाते हैं। तो इस रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा नाम शुभम कुमार है, तो शुभम कुमार है तो तुमको शॉर्टकट में कैसे लिखोगे? एस के। मान लो तुम्हारा नाम साक्षी कुमारी है, तो तुम्हारा शॉर्टकट में इसको क्या लिखोगे? एस के। यानी वो तुम्हारा क्या हुआ? संकेत है कि एस के यानी साक्षी कुमार, एस के मतलब शुभम कुमार, जी के यानी गोलू कुमार। तो ये सब तुम्हारा क्या हुआ? संकेत है। उसी तरह इस पदार्थों को सूत्रों, संकेतों द्वारा दर्शाते हैं, कि उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिए हैं बच्चों, कि जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? नाम है। उसके बाद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया करवाते हैं तो जल बनता है, ये हमने पीछे देखा था। उसी को अब संकेतों में लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? जल्दी बताओ। H2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। और इन दोनों का जो अभिक्रिया करवाते हैं क्या बनता है? H2O बनाते हैं। समझ में आया? तो इसी संकेतों को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी नाम को शॉर्ट रूप में लिखना है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक का शॉर्ट रूप लिखो और उत्पाद का शॉर्ट रूप लिखो, दोनों का शॉर्ट रूप लिख दिया तो उसका क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। ये बात समझ में आया? तो चलो इसको नोट कर लो। रासायनिक समीकरण समझ चुके हैं। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे सर? कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? तो रासायनिक समीकरण की पहचान, यानी आओ देखते हैं अब उसके बारे में, यानी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो पहला बात क्या है? अवस्था में परिवर्तन। क्या हो? अवस्था में परिवर्तन। जैसे मान लो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या था? गैस था। ऑक्सीजन क्या था? गैस था। लेकिन जब दोनों का अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन गया? जल। इसी को बोलते हैं अवस्था। था गैस, बन गया जल, तो इसको क्या बोलते हैं? अवस्था में परिवर्तन। अब बर्फ ले लो, बर्फ को गर्म करोगे क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। बर्फ कैसा होता है? ठोस। बन गया कैसा? द्रव। कब? जब उसमें गर्म की। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें भी क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन भी होगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। एक उदाहरण के तौर पे ले लो, आम देखे हो क्या? आम, आम क्या होता है? जब छोटा होता है तो कच्चा होता है, जब वो पक जाता है तो उसका कलर क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसे? तो रंग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगला है गैस का निकास या उत्सर्जन। गैस का निकास हो सकता है या तो उत्सर्जन हो सकता है। जैसे तुम टायर कभी जलाओ क्या? टायर जब तुम जलाओगे तो उससे धुआं निकलता है, तो वो क्या है? गैस ही है ना। तो गैस क्या हो गया वहां पे? उत्सर्जन। अगर गैस काला काला धुआं निकलता है क्या? तो वो क्या है? कार्बन है। कार्बन जो काला काला, अगर जो ज्यादा धुआं करता है काला काला, तो वो क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। अगला क्या है? यानी गैस का निकास या उत्सर्जन, या तो उत्पन्न होगा या तो गैस निकलेगा। अगली बात, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, पौधे भी तो, पेड़ पौधे भी तो खाना बनाता है ना, तो उससे भी गैस का क्या होता है? निकास होता है कि नहीं होता है? कौन सा गैस निकास होता है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ तुम सही बोला, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? उपयोगी होता है। तो खाना बनाने के लिए पेड़ पौधे कौन सा गैसों का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही बोला तुमने, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और किसके साथ अभिक्रिया करवाता है ये भी बता दो। क्या? हाँ, जल के साथ अभिक्रिया करवाता है। जब? कब? रात में करवाता है क्या? नहीं सर, दिन में करवाता है, सूर्य की उपस्थिति में। यू आर राइट, तुम सही बोला। सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है ये भी बता दो।
सही बोला, ग्लूकोज बनाता है, साथ अपने क्या बनाता है, जल बनाता है सर। और जल के साथ कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन भी बनाता है। यू आर राइट, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ कब, सूर्य के प्रकाश को किसके में, पेड़ पौधे क्या बनाता है, भोजन बनाता है। तो क्या बनता है भोजन के रूप में, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करता है, यानी निष्कासित करता है। ऑक्सीजन उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये सब छोड़ देता है। लेकिन हम लोगों के लिए तो अच्छा है ना, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए एक चीज, एक गैस अच्छा नहीं है, कौन सा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। इस तरह हम दोनों भी क्या हो गए, मित्र हो गए, आदान प्रदान करते, भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड तुमको दे देते हैं, तुम ऑक्सीजन हमको दे दो, इनसे हम दोनों जीवित रहेंगे। तो इससे हमको क्या सीख मिलता है, पेड़ पौधे हमारे मित्र होते हैं। यानी हमको पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए, बल्कि लगाना चाहिए। और हमको ऑक्सीजन भरपूर दे, और हम भी इसको कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर दें। तो दोनों एक दूसरे के मित्र होने चाहिए। यानी पेड़ पौधे से हमेशा प्यार किया करो मेरे बच्चे, ना कि उसको काटा करो। ठीक है, तो अगला टॉपिक पे आ जाओ, तापमान में परिवर्तन। क्या होता है तापमान में परिवर्तन, अभी जस्ट उदाहरण दिए हैं। एक ठोस बर्फ देखे हो ना, कैसा होता है, बर्फ दाबते हो तो ठोस होता है। जब वो ठोस होता है तो जब तुम उसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा सर, पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल हो जाएगा। उसी तरह तुम केक बर्थडे में लाते हो ना केक, उस बर्थडे के वाले केक को धूप में रख दो, क्या हो जाएगा, पिघल के नीचे आ जाएगा। ऊपर में बचेगा क्या सर, पाव रोटी बनेगी, पाव रोटी काटेंगे, केक ना काटेंगे सर। इसीलिए केक को फ्रीज में रखा जाता है, तापमान कम टेम्परेचर पर फ्रीज में। जैसे ही उसको बाहर निकालोगे, धूप में छोड़ दो, तापमान में तो हो गया परिवर्तन। जैसे ही तापमान में परिवर्तन हो गया, वो पिघल जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो यानी हमको क्या समझ में आया, तो इसे पहचानने की पहली बात, अवस्था में परिवर्तन, दूसरी रंग में परिवर्तन होगा तो ही रासायनिक अभिक्रिया हुआ, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ तब कर भी रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ। तो ये होता है 4 पॉइंट। अगर 2 नंबर में आएगा तो इन सभी को लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है सर, अब वो तो बता दीजिए। तो चलो आओ, अब रासायनिक समीकरण लिखने का क्या क्या नियम है उसको ध्यान से सुनना, याद अपने आप हो जाएगा। क्या लिखा है उससे मतलब मत लिखना, बस कॉपी में नोट कर लेना बस। ठीक है, आओ अब रासायनिक समीकरण लिखने का नियम को जानते हैं। समीकरण को लिखने का नियम क्या आता है उसको समझो। इस बोर्ड पे क्या लिखे हैं उसको छोड़े, उसको देखना पर एक समय 1 मिनट में याद हो जाएगा। चलो आप, जैसे मान लो ए कोई पदार्थ होगा, बी भी कोई पदार्थ होगा, ये अभिक्रिया करके कोई सी बनाता होगा, सी या डी कुछ भी बनाता होगा, कोई नया उत्पाद बनाता, तो बस इसी को लिख देना है इस भाषा को। जैसे अच्छा, इन दोनों को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, यस या नो। और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो यानी रासायनिक समीकरण, तीर के इस तरफ जो भी होता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है, और तीर के इस तरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, बाईं, और इधर क्या बोलते हैं, दाईं। दाहिना हाथ देखो, इधर दाईं इधर बाएं, इधर जाएंगे तो बायां, तो बायां हाथ की तरफ देखो, इधर जाएंगे तो बायां, और इधर जाएंगे। अब ऐसे हम तुम वो बताएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे तो बाएं, इधर हो जाएगा दाएं। लिखते हैं तो जरा, इस तरफ अगर लिख रहे हैं तो दाईं और लिख रहे हैं, और इस तरफ लिख रहे हैं तो बाईं। अब तुम ही बताओ ये अभिकारक किधर है, तो ये क्या सबसे पहले क्या लिखें, रासायनिक समीकरण लिखें। तो रासायनिक समीकरण में तो लिखेंगे कि अभिकारक को किधर लिखा जाता है, बाईं ओर। वही चीज पहला पॉइंट लिखे, देखो प्रतिकारक के सूत्रों के समीकरण में बाईं ओर लिखे जाते हैं। तो ये सब क्या है, प्रतिकारक है, या बोलो अभिकारक। अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, और उत्पाद को हमेशा किधर लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है। तो उत्पाद को हमेशा रासायनिक समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है, और अभिकारक को रासायनिक समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है। अब देखो, अभिकारक एक थोड़ा सा, एक से दो भी हो सकता है। तो यानी यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक होगा तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह देना है। इसका प्लस का यानी योग का चिन्ह दिया जाता है। अगर उत्पाद में 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है
उसमें क्या बनाएंगे, उसके बीच में भी क्या प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ये 4 बात समझ में आया। और 5वां बात क्या कह रहा है देखो, यही चीज लिखें, यदि प्रतिकारक 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच योग का चिन्ह दिया जाता है, योग का चिन्ह। उत्पाद के सूत्रों के समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है। यदि उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच योग का चिन्ह दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा। अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। देखो, अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या दिया जाता है, तीर का चिन्ह दिया जाता है। अगला, अभिकारक समीकरण को संतुलित, और लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यानी जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण के तौर पे A+B C+D, तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है, ये क्या उत्पाद है। जैसे यहाँ कार्बन ऑक्सीजन को जलाने पे क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो नया शब्द आया, संतुलित। तो ये संतुलित क्या होता है, अब आओ हम उसके बारे में जानेंगे कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ये बात समझ में आया। नियम क्या है, हमेशा प्रतिकारक को बाईं और उत्पाद को दाईं और, अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक होगा तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे, अगर 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे, और अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान दिया जाता है। नहीं, उसके बाद रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित कर जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यही था रासायनिक समीकरण लिखने का नियम मेरे बच्चे। अब आता है संतुलित समीकरण। ये संतुलित समीकरण क्या होता है, यहाँ पे हम बच्चों संतुलित समीकरण का सिर्फ परिभाषा जानेंगे कि संतुलित समीकरण होता क्या है, और संतुलित करने के लिए हम सीखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे संतुलित कैसे किया जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, संतुलित कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे संतुलित समीकरण का परिभाषा, यानी संतुलित समीकरण होता क्या है। तो आओ संतुलित समीकरण देखते हैं। संतुलित समीकरण पढ़ने से पहले एक नियम पढ़ना होगा बच्चों, जिसका नाम है द्रव्यमान का संरक्षण नियम। यानी द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या है, ये द्रव्यमान का संरक्षण नियम किसने दिया था, तो 1789 ईस्वी में एक फ्रांस का वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोनी लावोजिए। क्या नाम है, एंटोनी लावोजिए। इसने द्रव्यमान का संरक्षण नियम दिया था, और इसने कहा था क्या कहा था, जरा देखो। पदार्थ दुनिया में जितना चीज है सभी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बोल रहा है कि पदार्थ को ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। सर हम तो टुकिया मुकिया खेलते हैं, उसको फोड़ते हैं तो भाग जाता है, कैसे कि नष्ट हुआ। अरे तुमने नष्ट क्या, उसको तो तोड़ा है, क्या वो बिलाए गया, क्या बिलेती मार दिया उसने, क्या नहीं ना, तो कहाँ नष्ट हुआ। अब तुम कैसे बना दिया, मट्टी नहीं रहता तो तुम कैसे बनाता पदार्थ को, बताओ, नहीं ना। जब तुम बना ही नहीं पाते तो तुम कैसे बोलते हैं पदार्थ ना ही बनाया जाता ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसको तुम बदल सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हो। तुम मट्टी से चूल्हा बना सकते हो, तुम मट्टी से जो बनाने मन वो बना। लोहा को क्या तुमने बनाया है, नहीं ना, तो फिर वही कहा है किसने, द्रव्यमान के संरक्षण है। सर लोहा का तो हम बनाते हैं हथौड़ी, अरे हथौड़ी बनाया ना, फिर उसको जब तुम तोड़ोगे तो लोहे बनेगा ना। उसमें कहाँ द्रव्यमान, ना तो टूटा नहीं बनाया ना कुछ किया, फिर बस तुम आकार में परिवर्तन कर देते हो। वही चीज लिखे, पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात यानी सभी अभिकारक, जो पदार्थ भाग लेता है बनाने में उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो अभिकारकों को कुल द्रव्यमान, यानी अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही कहता द्रव्यमान के संरक्षण नियम। सिंपल सी बात है, पदार्थ के नाते बनाया जा सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी अभिकारक होगा तुम जितना दोगे उतना ही लोगे, ठीक है। उत्पाद जितना भी अभिकारक से तुम पदार्थ है द्रव्यमान है वो सभी क्या हो जाएगा, जब नए पदार्थ बनाएगा उत्पाद बनेगा, उन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक बगल तराजू देखो ना, तराजू, तो तराजू में तुम नापो, एक बगल क्या रखो, अभिकारक रख दो, एक बगल उत्पाद रख दो, तो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। इसी को किसने बताया, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
H2 क्या होता है, हाइड्रोजन O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है सर, जल बनाता है। तो ठीक है, तो इसमें देखो H2 तो इधर 2 गो है, ऑक्सीजन कहाँ है, 2 गो, यहाँ पे क्या है, एक ही ऑक्सीजन है ना, एगो कहाँ गया सर, आप ही तो बोले द्रव्यमान संरक्षण नियम है के पदार्थ बराबर होना चाहिए दोनों का, उत्पाद और अभिकारक का। तो क्या करते हैं, इसीलिए हम संतुलित कर देते हैं, क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जरा बताओ अब संतुलित कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, बराबर है, यानी ये भी हाइड्रोजन इधर के बराबर। लेकिन ऑक्सीजन देखो कितना है, इधर 1 है, इधर 2 है। अब ऑक्सीजन को 2 को बनाते, इधर हम क्या लिख देंगे बगल में, जब भी लिखेंगे इस साइड लिखेंगे, नीचे में नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन 2 तो 2 का ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन 2 गुना 2 4 गो तो हाइड्रोजन हो गया सर, हाँ तो हाइड्रोजन भी हो गया, तो हाइड्रोजन इधर 2 को और बढ़ा दो, देखो अब पुर गया क्या, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। तो ये हुआ संतुलित समीकरण। अब आ जाओ संतुलित समीकरण के ऊपर। अब संतुलित समीकरण क्या होता है समझो, बोलता है जिस समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो या समान हो, वही बात है, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी अभिकारक और उत्पादों के परमाणु संख्या क्या, परमाणु संख्या क्या, परमाणु संख्या, यदि अभिकारकों और उत्पादों का परमाणु संख्या बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं मेरे बच्चे, संतुलित समीकरण। जैसे एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिए हैं Mg, नया नाम आया सर Mg। Mg क्या होता है, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम देखो पीरियोडिक टेबल को एक खरीद लो, 10 रुपया 20 रुपया मिलेगा, उसको जाके अब जहाँ पे पढ़ते हैं उस जगह साफ दो और बार बार उसको रिविजन करो, याद अपने आप हो जाएगा, याद नहीं करना। Mg मैग्नीशियम, O2 याद है ना तुमको, ऑक्सीजन, यस 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 ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्या करवा रहा है, अभिक्रिया करवा रहा है, कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया सर। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बनाता है मेरे बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यहाँ से नोट कर लेना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgO, क्या होता है MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, क्या होता है MgO। कैसे, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन वायु है, इसका मतलब गर्म क्या होगा, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है, तो क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया जाता है बच्चों, एक सफेद चमकदार धुआं निकलता है, कैसा, सफेद चमकदार, ध्यान रखना इसको नोट में लिख लेना। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जलाते हैं तो एक चमकदार सफेद रोशनी निकलता है, ये पूछता है एग्जाम में। अब यहाँ पे संतुलित देखो है कि ना, संतुलित समीकरण में संतुलित होना चाहिए, मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, संतुलित नहीं है। जब संतुलित नहीं है तो इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कितना है 1, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, लेकिन ऑक्सीजन जरा देखो यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन इधर क्या है 1 है, यानी ऑक्सीजन हमको 2 को पुराना है इधर, तो 2 को पुराना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे नहीं, हमेशा यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब लेकिन 2 मैग्नीशियम भी तो हो गया ना, तो मैग्नीशियम इधर किधर है 1, तो इधर भी पूरा 2 2, तो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बात ये समझ में आया, इसी को तो कहते हैं संतुलित समीकरण। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से देखना, और जितना भी एनसीईआरटी में दिए गए एग्जाम्पल है उन सभी को याद जरूर कर लेना, कम से कम उतना तो याद करना पड़ेगा बच्चे, और इसी से आएगा संतुलित समीकरण। इसमें तुमको मात्र इतना ही ध्यान देना है, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में किसे कहते हैं, बस उसको ध्यान रखना, और संतुलित करना अभी नहीं सीखना है, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे और उसका परिभाषा जानने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कैसा अभिक्रिया होता है। और जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही लेंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे समीकरण को तो भूल जाओगे, और उससे बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही और संतुलित होने के लिए भी पूछेगा। चलो अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, और इससे पहले तुमको बोलते हैं 5 मिनट जाकर रेस्ट लो, आराम से इसको रिवीजन करो और घूम के आओ, उसके बाद फिर से पढ़ना,
और ये बहुत मजेदार टॉपिक होने वाले हैं। चलो आओ, जिनमें से पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। दोनों को एक ही साथ समझना है और बड़े आसानी से समझ जाओ। देखो, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक होता है। कितना होता है, दो अभिकारक होगा या दो से अधिक भी हो सकता है। जब दो अभिकारक मिल करके एक ही उत्पाद बनाता हो तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। यदि एक अभिकारक हो और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के दो से अधिक उत्पाद अगर बना दिया, दो या दो से अधिक, तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया। और सिंपल से परिभाषा में एक दैनिक जीवन में एक उदाहरण के तो देख लो, लड़का लड़की को शादी करते हुए देखा होगा। हाँ, देखे हम। जब वो दोनों क्या था, अलग अलग परिवार था। जब दोनों का शादी हुआ, क्या हो गया, एक परिवार वो अग्नि हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अगर हो सकता है किसी कारणवश दोनों टूट गया, पहले था एक परिवार, एक से फिर हो गया दो, दो से अधिक, वहां पे क्या हो गया, अपघटन। शादी होकर के मिलना, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। मिल करके टूट जाना, उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सी परिभाषा है इसमें। मतलब इसका मतलब, जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिल करके मात्र एक ही उत्पाद बनाता हो तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी, जब एक उत्पाद अभिक्रिया करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या बनाता हो, उत्पाद बनाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, आप समझते हैं क्या क्या लिखे हैं। जब भी बच्चों, इसमें एक चीज याद रखना, परिभाषा तो याद जरूर रखना, लेकिन इसमें एक उदाहरण जरूर याद रखना, क्योंकि उदाहरण अगर तुम नहीं लिखोगे तो नंबर तुमको पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए उदाहरण एक, कम से कम एक तो जरूर याद रखना होगा तुमको। तो चलो आओ, तो संयोजन अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, वो अभिकारक, दो या दो से अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाता हो। क्या बनाता हो, एक उत्पाद का निर्माण करता हो या एक उत्पाद बनाता हो, दो से एक, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, जब तुम कोयले को जलाते हो, देखा होगा घर सब में कोयले जब जलाता होगा तो उसको क्या करता है, धुआं निकलता है, निकलता है काला धुआं। तो ये किसको बताता है, कार्बन की मात्रा को बताता है। जब काला धुआं निकलता है तो वही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो किसकी उपस्थिति में दर्शाते हो, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दर्शाते हो। तो जब वही, तो पहला उदाहरण कोयले का दहन। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे उष्मा भी उत्सर्जित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बताओ। उष्मा बन रहा है ना, हीट। यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ ही साथ क्या बनता है, उष्मा उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरी है जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे देखो अभिकारक कितने हैं, दो है सर, एक और दो। जब दो मिलकर क्या बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। इसका मतलब उत्पाद क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ही हो रहा है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया। दूसरी, जल का निर्माण, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो यहाँ पर भी अभिकारक कितने हैं, दो, और बना क्या रहा है, जल बना रहा है। तो यानी एक ही उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सी परिभाषा, अगर तुमको कहीं मिल जाए ए प्लस बी और सी, इस तरह का अगर समीकरण मिले, अगर उत्पाद एक ही दिखाई पड़े तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखो ए दो है, यहाँ पे सी, ए हाइड्रोजन बी ऑक्सीजन बना रहा है क्या, जल। यानी इस तरह का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक इसका उल्टा आ जाओ, क्या, यदि एक अभिकारक रहे और उत्पाद क्या बनाता हो, दो या दो से अधिक, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके, एक ही अभिकारक होगा और टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता हो। क्या करता हो, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, वियोजन। एक अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक ही उत्पाद बनाता हो तो इसको हम क्या बोलेंगे,
संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दो। जल बनना सर, जल को बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। कोयले का दहन सर, कार्बन, जब कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अब आओ इसकी वियोजन, इसमें एक अभिकारक होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखे CaCO3, इसको कॉपी में नोट करना है। CaCO3, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है मेरे बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 नोट में लिखो, CaCO3 रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे देखो, एक चित्र देखिए इस तरह का, इसको बोलते हैं हीट देना। क्या होता है इसका, हीट देना। जब इसको गर्म किया जाता है तो देखो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके नीचे में लिख लेना, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे अभिकारक कितना है, एक है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट किए तो दो चीज बना उत्पाद के रूप में कितना चीज बना, मात्र दो ही चीज बना। तो यह दो से अधिक भी हो सकता है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब मेरे बच्चे यहाँ पे कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ अलग सा नाम होता है। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को पहला रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर कहते हैं। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। जो चूना होता है ना घर में लेपते हो, उसी को बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का संगमरमर का भी सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। तुम सब देखता होगा टाइल्स लगाते हुए, तो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तुम अक्सर देखता होगा घर में पुट्टी उत्ती करवाता है, पुट्टी उत्ती जो करवाता है तो तुम देखता होगा कि वो कुछ दिन के बाद चमक उठता है। कुछ दिन के बाद क्यों चमकता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को ही, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और यही कैल्शियम ऑक्साइड पुट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब पुट्टी करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और जिसके कारण वो पुट्टी करवाने के बाद कुछ दिनों के बाद घर में क्या हो जाता है, चमक आ जाता है। चलो इतना बात समझ में आया। तो नोट के रूप में क्या लिखना है, ये वाला पॉइंट को लिख लेना नोट को, और इसको याद कर लेना। कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का ही रासायनिक सूत्र संगमरमर का होता है। बिना बुझा हुआ का सूत्र भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और चूना का भी सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। याद हो गया। तो अगला देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। यानी बुझा हुआ चूना, देखते हो ना घर सब में पुट्टी करवाता है, वही बुझा हुआ चूना है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसलिए उसकी परत जो बन जाता है वही चमकता है। क्या संयोजन और वियोजन अभिक्रिया समझ में आया। अब देखो, वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी अगर तुमको कभी भी सवाल में संयोजन या अपघटन अभिक्रिया पूछे तो दोनों का एक ही जवाब देना। संयोजन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो चलो इसको नोट करो। फिर आते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन, दोनों को एक ही साथ पढ़ना क्योंकि दोनों में सेम है। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं समझो, एक होता है विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। तुम रामायण कहीं देखा होगा या कभी देखा होगा, तुम देखा है। तो ग्रीक का जो पत्नी था बाली लेके चला गया था कि नहीं गया, हाँ चला गया था। तो फिर क्या हुआ, उस बाली को मार के सुग्रीव अपने पत्नी को हासिल किया कि नहीं किया, हाँ किया था। तो यही तो है विस्थापन अभिक्रिया। चलो और समझाते हैं। देखो
मान लो ए सुग्रीव, उसकी पत्नी को कौन लेके चला गया था? बाली, और पत्नी सीती। तो बाली किसको लेके भागा था? उसकी पत्नी को, और उसके साथ रहता था। अब क्या हुआ? राम के सहायता से यानी अभिक्रिया करवाए, जब ए बी को क्या किया? मार दिया, या तो हटा दिया। कहाँ से हटा दिया? तो वो अपनी पत्नी से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? तो ए इसको जब मारेगा लात से, बाहर निकल के किसके पास आ जाएगा? सी के पास। किसके पास आ जाएगा? सी के पास। और ये बी अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब परिभाषा देखो क्या बोल रहा है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता हो, विस्थापित मतलब हटा देता हो, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो बताओ बाली और सुग्रीव में कौन सी अभिक्रिया हुआ? विस्थापन अभिक्रिया ही हुआ, नहीं? तो इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखे? फेरस यानी लोहा। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में हम कुछ लिखते हैं, एस कभी एल कभी एक क्यू। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको लिखना ठोस। ठोस को एस से दर्शाते हैं, द्रव को एल से, गैस को जी से, और जलीय विलयन को एक क्यू से दर्शाते हैं। अगर कोई विलयन ठोस है तो एस लिख देते हैं बगल में। जरा ये बताओ, एफ ई यहाँ पे ब्रैकेट में एस लिखे हैं, तो ठोस है की तरफ है कि गैस है? एस ठोस यानी ठोस अवस्था में, यानी ये ठोस है। CuSO4 एक्वा, ये क्यों? इसका मतलब ये क्या है? विलयन है, जलीय विलयन। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, क्या बनाता है? फेरस सल्फेट और कॉपर। देखो इसमें सेम टू सेम, जरा ध्यान से देखो, तुमको जो दिखाने का कोशिश है उसको देखो। ये देखो Fe इसको ले मारा छक्का, इस वाले को, कॉपर को देखो हटा दिया क्या? और कॉपर को हटा कर ये अपने आप सट गया, तो फेरस सल्फेट और कॉपर। तो अगर इसका नाम बताया जाए तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। इन दोनों का नाम नोट कर लेना। CuSO4 फेरस, कॉपर सल्फेट का CuSO4, फेरस सल्फेट का FeSO4। और ये कॉपर विस्थापित हो गया। तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक में मार करके बाहर किया और एक बाहर आ गया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब आ जाओ द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक जो है अपने आयन को क्या करता है? आदान प्रदान कर लेता है। देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान करता हो, आयनों का आदान प्रदान करता हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब ये आयन क्या होता है? जैसे मान लो NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब इसको तोड़ोगे तो Na इसके प्लस चिन्ह आ जाएगा, इसके बाद Cl के ऊपर माइनस, एक प्लस। सोडियम हमेशा, सोडियम क्लोराइड ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। इसमें तो कोई एक प्लस का चिन्ह है तो धनायन, और माइनस का चिन्ह है तो ऋणायन। हमेशा याद रखना लास्ट वाला जो होता है उस पर हमेशा ऋणायन आएगा, और शुरू में जो होगा वो सब धनायन होगा। ठीक है? तो वो इसी आयनों का आदान प्रदान यानी क्या करता है? अदला बदली कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तो दैनिक जीवन में हम सांस लेते हैं, या क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह पेड़ पौधे भी सांस लेता है, तो क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमको दे दिया, हम कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सांस क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उसको दे दिया। यहाँ पे क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, उसी को क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। समझने के लिए समझो। अब मान लो कोई ए बी यौगिक है, बी सी यौगिक है, ए बी सी डी कोई यौगिक है, और इसके बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। जब भी ये प्लस है तो माइनस वाले ने को भागा तो क्या हो जाएगा? ए डी। उसी तरह बी किसको लेकर भागा? सी, तो बी सी। तो यही हुआ आयनों का आदान प्रदान। जैसे एक उदाहरण के तौर पे NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और जल, ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो आपस में आयनों का क्या करेगा? आदान प्रदान। तो सोडियम किसको लेके भागेगा? OH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह क्लोरीन किसको लेके? हाइड्रोजन को, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दूसरे एग्जांपल से आराम से समझो। देखो सोडियम सल्फेट, सोडियम किसको लेके भागेगा? क्लोरीन को, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया। फिर बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट, ये क्या है? सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड और बेरियम
सल्फेट बनाता है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? लात मार के बाहर कर दो और तुम सट जाओ, हो गया विस्थापन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता हो, अभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो तो उसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है उसको समझते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में सिंपल से एक चीज याद रखना, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन। अपचयन को याद रखोगे, उपचयन अपने आप याद हो जाएगा। अपचयन, अपचयन मतलब क्या होता है? अपना। अप मतलब अपना, अप मतलब चयन। अपचयन यानी अपना, अपना। जब अपना मतलब क्या होता है? अपना। तुम जिंदा रहने के लिए क्या क्या लेते हो? ऑक्सीजन। क्या लेते हो? ऑक्सीजन। जब वायु से ऑक्सीजन तुम लेते हो तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है? घट जाता है। अपचयन, ऑक्सीजन क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट। जब तुम सांस लेते हो, अप मतलब अपना, अपना क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो तुम सांस नहीं ले पाओगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। अप मतलब अपना, अपना क्या होता है? ऑक्सीजन। अप मतलब अपना, अपना क्या होता है? ऑक्सीजन। जब तुम ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन क्या होता है? कमी आ जाता है। ऑक्सीजन लेते हो तो वायु में ऑक्सीजन कमी, यानी ऑक्सीजन का घटना, हाइड्रोजन का बढ़ना, क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। उसी तरह उपचयन में उल्टा हो जाएगा, अपना में ऑक्सीजन क्या होता है? घटता है, तो इस तरह ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया? चलो, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता हो और हाइड्रोजन की कमी होता हो उसको क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का घटना, हाइड्रोजन का बढ़ना, क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। अब इन दोनों दोनों एक साथ नहीं होता, एक एक साथ होता हो सकता है क्या? उपचयन में ऑक्सीजन का बढ़ना, या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा या तो हाइड्रोजन घटेगा। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो भी उपचयन, हाइड्रोजन घट रहा है तो भी उपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन घट रहा है तो भी अपचयन, हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो भी अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब अगला क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है, अगर अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता हो तो उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें एक में क्या हो? अपचयन, दूसरे योग उपचयन होता हो उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आप एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब आओ क्या लिखा हुआ है। जैसे देखो कॉपर, सीयू कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराता है तो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? कॉपर, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था? नहीं था। यहाँ पे जब अभिक्रिया करवाए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? जुट गया। यानी ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, नहीं हो रहा है? ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कॉपर के साथ जुट रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अब अपचयन अभिक्रिया में आ जाओ, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, या तो ऑक्सीजन की कमी होगा या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज हो रहा है तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड लिए है ना, लिए है ना? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है ना, ऑक्सीजन से कॉपर से निकल गया, ऑक्सीजन बाहर हो गया, ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो कौन सा अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। यहाँ तक समझ में आया? यानी ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का सटना उपचयन अभिक्रिया। उसी तरह हाइड्रोजन का हटना उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन का हटना तो क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का हटना, सिंपल सी एक चीज याद रखना, सांस अपना, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, बस उसी से याद हो जाएगा। अब देखो एक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या आता है? उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होता हो तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे लिए हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, हट रहा है ना। कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है?
कमी हो रहा है। जब कमी हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी किसमें होता है? अपचयन अभिक्रिया होती है। इसका मतलब इसके दोनों के बीच क्या हो रहा है? अपचयन अभिक्रिया। हुआ ना हुआ? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे रहता, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ पे जुट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? उपचयन अभिक्रिया। जब दोनों एक साथ हो रहा है एक समीकरण में, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आ जाओ ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? याद रखना, हाइड्रोजन का हटना यानी हाइड्रोजन की कमी, ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन की कमी, और ऑक्सीजन की वृद्धि होता हो, उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या तो हाइड्रोजन की कमी होगा या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सी 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 ऑक्सीजन, ऑक्सी ऑक्सीजन, ऑक्सी ऑक्सीजन, ऑक्सी ऑक्सीजन की वृद्धि, याद हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, तो ऑक्सीकरण। ये देखो ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें हो रहा है? जल्दी बताओ। उपचयन अभिक्रिया में, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। यानी उपचयन अभिक्रिया ही क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का सटना, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे देखो एक फिर से उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। CuO इंटू Cu प्लस H2O। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना कहाँ से? और या तो ऑक्सीजन का सटना। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे सट रहा है कि नहीं सट रहा है? जल्दी बताओ। तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। अगला है अवकरण अभिक्रिया। क्या है? अवकरण। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन का सटना, ऑक्सीजन का हटना, यानी हाइड्रोजन क्या होगा? बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो गया? कमी हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या? अवकरण, अवकरण अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? अवकरण अभिक्रिया। ये बात समझ में आया? तो याद रखना, जो परिभाषा उसका है वही परिभाषा सेम टू सेम इसका होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, और हाइड्रोजन का कमी होता है, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो बोलेंगे अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया अब क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया वही उसी को कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों एक साथ साथ होता हो, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ साथ होता हो, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को भी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन अभिक्रिया, और उपचयन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सी माना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपना, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण, उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि या उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण। उसी को अपकरण, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीकरण। अपकरण में ऑक्सीजन की कमी, और उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। अपना ऑक्सीजन लेते हैं तो घटता है, यानी अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जब दोनों एक साथ होता हो रासायनिक अभिक्रिया में, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। उसी तरह अपचयन उपचयन अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ होता हो, अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता हो, तो उसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला आ जाओ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है समझो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अगर नोट करना तो नोट भी करना या तो समझो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता हो, तो उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो क्या हो गया? प्रकाश रासायनिक
अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ तक समझ में आया? इसको कॉपी में जिसका परिभाषा नहीं लिखा है तुम अपने से लिख सकते हो। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अपकरण अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इन सभी को अपने कॉपी में पॉज करो वीडियो को और नोट करो। अब आते हैं अगला, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होता है, लेकिन ऊष्माशोषी में प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, तब जाके वो ऊष्माशोषी हो गया। जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे क्या है देखो, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता हो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा शोषण का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन और शोषण का दहन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए, प्राकृतिक गैस क्या होता है, मेथेन होता है। प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या होता है, मेथेन। तो नोट में कर लेना मेरे बच्चे। CH4 क्या होता है, CH4। मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसको क्या होता है, ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी एक होता है शोषण। शोषण जब हम सांस लेते हैं उससे भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। शोषण से कैसे सर, देखो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं शोषण में, तो खाना जो खाते हैं उससे क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद H2O जल बनता है, जल बनता है हमारे शरीर में। उसके बाद उष्मा साथ साथ ऊर्जा, यानी हमको उससे ऊर्जा मिलता है। खाना खाने से क्या एनर्जी नहीं मिलता है, हाँ मिलता है, वही ऊर्जा बनता है। वो भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता हो, क्या हो, ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर लिए हैं AgCl। Ag सिल्वर क्लोराइड क्या है, सिल्वर क्लोराइड। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाता है, यानी सूर्य का रोशनी को ले रहा है, उष्मा को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो क्या बना रहा है, Ag बना रहा है सिल्वर, यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस बनता है। तो यहाँ पे देखो Ag क्या है, सिल्वर ठोस है कि नहीं, सिल्वर क्या है, ठोस है। अब तुम ही बताओ ये ठोस है कि नहीं। ये जब ठोस है तो ये क्या पानी में गलेगा, नहीं गलेगा। लेकिन क्लोरीन गैस से पिए हम उड़ जाएगा, हवा में मिल जाएगा। लेकिन ये Ag क्या हो जाएगा, ठोस है, ये तो गलेगा नहीं। तो इसी ठोस को हम क्या करते हैं, एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है अवक्षेप। अवक्षेप क्या बोलते हैं, इसको अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप क्या होता है, जो जल में घुलनशील नहीं होता है उसको बोलते हैं अवक्षेप। जैसे एक उदाहरण अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है उसको समझिए। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता हो उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण क्या होता है, तो अवक्षेप जल में अविलय होते हैं। अवक्षेप क्या होता है, जल में अविलय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ तक हमको उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा। अच्छा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जल्दी होता है। प्रकाश या वो होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया होता हो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। हम जब अब अगले आएंगे समीकरण, कुछ इक्वेशन है दोस्तों जिसको याद